बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत जो है इसमें क्या उरूज और क्या ज़वाल देखने में आता है। इसमें रिश्तेदारी का भरम भी ख़त्म हो जाता है। इसमें किसी के नज़रियात इस हद तक मुख्तलिफ हो जाते हैं कि जिसने पार्टी को परवाहन चढ़ाया हो फिर आप उसकी भी तकलीद नहीं करते। यहाँ पे रिश्तेदारियाँ, वफादारियाँ तभी तक रहती हैं जब आप बरसर इक़्तिदार बैठे हो। जब आप इक़्तिदार की कुर्सी से उतरते हैं तो रंग तब्दील होने लगते हैं। फिर कौन सा रंग किसके ऊपर चढ़ जाए किसी को कुछ मालूम नहीं होता। पाकिस्तानी सियासत आपको किस नहज तक पहुंचा दे किसी को कुछ मालूम नहीं होता। आप औजे कमाल तक पहुंच जाएं या आप पाताल में चले जाएं किसी को कुछ मालूम नहीं होता। भाई की भाई से कब लड़ाई हो जाए या भाई की भाई से कब सुलह हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। और कौन सा घोंसला कितने परिंदों को अपने अंदर समेटने की हिम्मत रखता है, इस्तात रखता है, ये भी किसी को मालूम नहीं होता। और किसके अंडे कौन सा परिंदा उठा के ले जाए ये भी किसी को मालूम नहीं होता। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा है कि इंतखाबात जो हैं वो आइन के मुताबिक होने चाहिए और पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। हल्का बंदियों का मतलब क्या है कि वो तारीख जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है उस तारीख के बाद फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी। उसके बाद जो एतराज़ात आयद होंगे उनको दूर किया जाएगा, फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ये बयान है आसिफ अली जरदारी साहब का। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक बयान जारी हुआ। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें की और जब उनसे सवाल किया कि आसिफ अली जरदारी साहब तो ये राय रखते हैं, तो उसके जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। घर के मामलात में मैं सदर आसिफ अली जरदारी की बातों का पाबंद हूँ, लेकिन सियासत के मामले में मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और अवाम की राय का पाबंद हूँ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। किसके बारे में? अपने वालिद के बारे में। किसके बारे में? शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, घर के अंदर कोई लड़ाई चल रही है या अवामी सतह पर एक बयान यह बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। मैंने कल ही ये बात कह दी थी और आज भी आपको बता रहा हूँ, कोई दो बयानियाँ नहीं। वाज़े तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है, वाज़े तौर पर। हालांकि आपको मैं ख़बर दे दूँ, जब आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आता है तो उस बयान के बाद वो बयान बिलावल साहब के लिए एक बिल्कुल बिजली के झटके की तरह होता है। जिस तरह गरीब आदमी को इस दफ़ा बिल आया ना और वो परेशान हो गया, उससे बड़ा झटका जो लगा ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है। जरदारी साहब मशवरा करते हैं, मशवरा करने जरदारी साहब मशवरे से ही सब कुछ करते हैं। बिलावल साहब जो है फिर उसके बाद वो भी मशवरा करते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि बिलावल साहब इस पर सख्त तरीन नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, गीला भी पहुँचाते हैं और अपनी करीबी अजीज़ा से कहते हैं कि ये ऐसा नहीं बयान आना चाहिए था। उसके बाद होता क्या है कि जो मेरे पास जो खबर है। अच्छा, कथा कलामी के लिए माजरत राना साहब, दोनों के मशवराकार एक ही हैं या मुख्तलिफ? दोनों के मशवराकार मुख्तलिफ हैं जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये सारे मामलात के बाद जो जरदारी साहब हैं उनका बयान आ गया। जरदारी साहब के बयान के बाद अगला काम शुरू हो गया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से जब आज सवाल हुआ तो इस सवाल के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं घर के अंदर वालिद साहब की हर बात का पाबंद हूँ, यही है ना लफ्ज़? हाँ जी। और बाहर मैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और अवाम के फैसला का पाबंद हूँ। यानी वो उन्होंने उस फैसले को रद्द कर दिया, उस बयान को रद्द कर दिया, कंपेन शुरू कर दी, हर चीज़ शुरू हो गई। एतजाज़ साहब के मामले में भी इस पे बहस मुबाहिसा हुआ है ना? एतजाज़ साहब के मामले में
इजाज़त नहीं है बहुत सी चीज़ों की, फिर मैं कह रहा नहीं हूँ क्या नाम है साहब के मामले में एक जरदारी मैं साहब आपको एक बता दूं, एक पहले मीटिंग होती है, उस मीटिंग में थिंक टैंक के लोग मौजूद होते हैं, उसमें बड़ी बहस होती है, बड़ी गुफ्तगू होती है, फिर रास्ता ये निकलता है कि एतजाज़ एहसन साहब को अपने साथ रखा जाए और एतजाज़ एहसन साहब को उस चीज़ में इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें एतजाज़ एहसन साहब हमें एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हमारे साथ जोड़ सकें। आप मेरा इशारा समझ गए। तो फिर और ये सोच बिलावल भुट्टो जरदारी जी, और उस पर वो थिंक टैंक जिसमें जरदारी साहब मौजूद थे, उन्होंने उस बात को एग्री किया जी, बिल्कुल एग्री किया। अच्छा, मैंने ये मुझसे ये जो बात है जो आपको बता रहा हूं, उसी थिंक टैंक में मौजूद एक शख्स जो इनके बहुत करीब तरीन है, ये बजाते खुद मुतकल्लम में मुझे खुद बताई, मैंने किसी से सुनी नहीं, ये बात उस शख्स ने मुझे खुद बताई। सही। और उसने जब मुझे ये सब कुछ बताया तो उसने कहा, उसके बाद फिर जब बात वहां पर चांडियो साहब बोले और एक दो लोग बोले तो उस पर कह दिया गया भी आप खामोश हो जाएं, ये हमने तय कर लिया है और ये हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। अब ये बड़ी बड़ी क्लियर सी बात थी। अब जाके हालात कुछ चेंज हो रहे हैं यासर साहब, बड़े चेंज हो रहे हैं हालात। ये चेंज हो रहे हैं, या तो आप किसी को इख्तियार दे दें या किसी से इख्तियार ले लें, या आप किसी को कह दें कि भाई आप हो कठपुतली, आपके मैं जो आपसे कहूंगा आपने वो करना है, या फिर आप कहें कि जनाब आप अब करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, जहां इस्लाह की जरूरत होगी वहां पर मैं आपकी इस्लाह करूंगा। इसकी पैरेलल अब देख लें, प्रेसिडेंट है पार्टी के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पता नहीं असर क्या हो जाता आपको, आपके अंदर ना आपके अंदर आपकी पार्टी का एकदम जुनून आ जाता है, फिर आप उसी पे चले जाते हैं। यार वो सदर कब दें, चलो मुझे समझाओ, को ये लफ्ज कहा करो कि मेरी पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कागजों के अंदर सदर हैं, कागजों के अंदर सदर हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार कोई नहीं है। क्या इख्तियार है उनके पास? प्रोग्राम में गेस्ट ने ज्वाइन कर ली, इस पे बहस मैं यार चलो मैं कह रहा ना, बात क्या करो, पता नहीं क्यों जाके आप कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। कुंडी साहब, एक मामला है जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत इस वक्त अहम नहीं है, मईशत अहम है। तो मईशत अहम होने का जो इशारा है वो तो यही है कि इस वक्त जो सिफ्स के अंदर फैसले हो रहे हैं उस पर बिला तफरीक इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी घर के मामले में मैं आसिफ जरदारी साहब का पाबंद हूँ, लेकिन अवामी सतह के ऊपर मैं CEC और अवाम का पाबंद हूँ, अवाम के फैसले मानूंगा। तो क्या ये रेफ्ट है या फिर ये सियासत का हुस्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जरदारी साहब की आज स्टेटमेंट आई और अभी बिलावल साहब की स्पीच की बदीन में उन्होंने बात की है, ये कोई रिफ्ट नहीं है, उन्होंने बात की है। और जो जरदारी साहब ने बात की इकोनॉमी की और पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स से उनकी मुराद ये थी कि जो आजकल थोड़ी बहुत जो शुरू है बयानबाजी MLN की तरफ से या GY की तरफ से, वो सियासत को कह रहे हैं। हम इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी की तरफ पहले हम सोच करें। जिस तरह उन्होंने लाहौर में जो है कुछ अर्सा पहले एप्टमा में और हमारे जो ट्रेडर्स उनसे मुलाकात की, अपना चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, उस हवाले से की। और दूसरी चीज़ ये थी कि बिलावल साहब ने जो बात की, क्योंकि हमारे जो पिछली की मीटिंग में हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें कहा था कि इलेक्शन 90 डेज के हवाले से जो था, हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी ये बात टेकअप की थी कि आप डिलिमिटेशन के टाइम को शॉर्ट करें और 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं। लिहाजा हमारी CC लाहौर में होने के लिए अगले हफ्ते, और उसमें CC ने डिसाइड करना है कि हमारा फ्यूचर का अमल क्या होगा। एक फैसल करीम कुंडी साहब, आज के जो बयान है उस बयान को किस देखते हैं, जो बिलावल साहब का बयान है? देखिए, बिलावल साहब ने जो बिल्कुल सही बात की कि CC में डिसाइड होना है कि हमें जो हमने जो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा डिस्कशन किया था उनकी मीटिंग के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नवंबर में 30 नवंबर की डेट दी डिलिमिटेशन की, और बाकी हवाले से तो CC जो डिसाइड करेगी उसी पे हम सब जो है वो स्ट्रिक्ट होंगे, और वही हमारा जो है वो। आप SOPs के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हमें अचंभे की बात ये इसलिए लगती है कि फ़र्ज़ कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान कोई बात करें या बात करें मियाँ नवाज शरीफ साहब और पार्टी ये कहे कि पार्टी फैसला करेगी, वो फैसला जो पार्टी के तमाम तर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग चाहेंगे,
तो बात मियां नवाज शरीफ साहब की हम मानेंगे नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की हम मानेंगे नहीं। इस वजह से ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए अचंभे का बायस बना हुआ है। नहीं, आपके लिए नहीं बनना चाहिए। अगर मौलाना साहब हैं या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका अपना एक पार्टी का चीज सिस्टम होगा। पाकिस्तान में बस पार्टी में हमेशा फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है जो कुछ भी है। तो लिहाजा हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो भी अभी लाहौर में मीटिंग होने जा रही है, जो भी फैसला करेगी, हम वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने फैसले से, यानी हम ये समझ लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करें उसको अभी माने नहीं, सीईसी जो फैसला करेगी फिर उसको माना जाएगा। देखिए बिलावल साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू जो उनको होता है वो सीसी में आता है। सब चीजें हम जो है, जो भी फैसले हम करते हैं, हम सीसी में डिस्कस करते हैं। हमने जो 90 डेज का हमने बयान दिया था या इलेक्शन कमीशन में जाने का था, वो सीसी का एक फैसला था कि हम सीसी ने फैसला किया था कि हमारा जो है डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन जाएगा और ये पॉइंट्स जो है इसके ऊपर बात करेगा और बाद में आके हमारे सीसी को ब्रीफ करके और हम अलग अलग उसके ऊपर तय करेंगे। तो इसका मतलब हम फिर ये कह सकते हैं कि जरदारी साहब का बयान भी और बिलावल साहब का बयान भी, दोनों का बयान जो है वो बयान की हद तक है, फैसला जो है इन दोनों बयानों में से कुछ नहीं है, वो फैसला आपकी लाहौर की मीटिंग में होगा। ये तो हम ये कह रहे हैं। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कर अपनी स्टेटमेंट में दिखाया कि सीसी जो फैसला करेगी हम उसके पाबंद होंगे। तो जरदारी साहब का बयान भी हम इसी जुमरे में लें कि बस वो बयान है। देखिए उन्होंने क्या बयान दिया मुझे बताएं। उन्होंने ये कहा ना कि इलेक्शन होने चाहिए, डिलिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करे ना। देखिए उन्होंने पिछले साल डिलिमिटेशन किए हैं, उनके पास सब कुछ मौजूद है, कोई वो सीटें तो नहीं बढ़ा रहे हैं। वो 90 दिन के अंदर अंदर ये चीजें कर सकते थे और इलेक्शन भी करवा सकते थे। आप मुझे बताएं अगर टाइम पूरा करती है पार्लियामेंट तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराते, तो 60 दिन के लिए वो तैयार होते हैं 45 डेज में। अच्छा, बाकी तो यासिर भाई आपसे करेंगे बात। ये बता दें कि ये जो मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया हुआ है कि हम तो इलेक्शन चाहते थे, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती थी, और नून लीग भी अब आप पर बिल्कुल सीधी हो गई। और तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये बताएं 15 साल में इन्होंने सिंध के अंदर क्या किया। तो क्या ये अचानक, अभी तो कुछ अर्सा ही हुआ है हुकूमत को ख़त्म हुए, तो ये दूरियां इतनी तेज? देखिए तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट का मैं क्या जवाब दूंगा। तलाल चौधरी साहब मेरे साथ बहुत देर के बाद कराची आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन वो अपने पहले जवाब अगर देना, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मौलाना साहब की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे थे कि हम एतमाद के लिए तैयार नहीं थे। आप उनकी स्टेटमेंट देख लें, वो कह रहे थे कि हम 1 मिनट भी टाइम नहीं देते थे। और इलेक्शन की जो बात थी उस वक्त तो पीटीआई के चेयरमैन भी चाहते थे कि मैं असेंबली तोड़ दूं और इलेक्शन कराऊं। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त देने के लिए। राना साहब, कुंडी साहब ने तो तमाम तर मामला क्लियर किया है। वो कहते हैं कि सीईसी के ऊपर डिपेंड करता है। अग्री करते हैं इस बात से? आप देखिए वो इसके अलावा क्या कहते हैं, चलिए मुझे बता दें तो बेचारे क्या कहते हैं इसके अलावा। यही बात उन्होंने कहनी थी ना। अगर इस कमेटी के इजलास में ही फैसला होना था तो जरदारी साहब भी एक दिन वेट कर लेते, बिलावल साहब भी एक दिन वेट कर लेते, फिर इजलास होता, इजलास पे जो बातें निकलती वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इकट्ठी कर लेते। फिर तो इजलास का इंतज़ार कर लेना चाहिए था ना। फिर फैसलों को मुसल्लत करना या फैसलों को सुनाना या अहकामात जारी करना, ये नहीं होता, ये कभी किसी जगह नहीं होता। बात यह है कि कुंडी साहब हों या कोई भी उनकी जगह होगा, वो अपनी पार्टी को इसी तरह करेगा जिस तरह अभी आप मियाँ साहब को डिफेंड कर रहे थे, जिस तरह आप अभी तलाल चौधरी साहब को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि वो आपका हमसाया है, मतलब ठीक है ना। तो ये इसी तरह मैं आपसे यही बात पूछ रहा था कि एक पार्टी का अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट बराए नाम ही क्यों है? मैं तो उस बात के ऊपर आपसे, वो इसलिए कि आपके जो बड़े भाई हैं इख्तियार सारे उनके पास है और उनकी बेटी के पास है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले एहतसाब का अमल होना चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ और जो एहतसाब शुरू हुआ है, पहले एहतसाब का अमल होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए और सख्त तरीन होना चाहिए। नंबर एक। नंबर 2, उसके बाद इलेक्शन। क्या इलेक्शन में अगर तो इलेक्शन होने हैं तो फिर इलेक्शन तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, तमाम प्लेयर्स को खेलने की इजाज़त होनी चाहिए, और जो जीते फिर उसको इक़्तिदार की कुर्सी पर 5 साल के लिए अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, बशर्ते कि वो पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ न जाए, बशर्ते वो पाकिस्तान के अदारों को नुकसान न पहुँचाए, बशर्ते वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान। अच्छा राना साहब ये बताइए, अगर फ़र्ज़ कर लें एहतसाब हो गया, एहतसाब की तलवार चल गई, तो फिर अगले इलेक्शन में जब इलेक्शन होगा तो तब आपको इनमें से कितने चेहरे माइनस दिखाई देंगे? 73% या 73 चेहरे में आपको नोट कर लें, मेरे पास लिख के रख लें। हैं? हाँ, लिख के रख लें। ये एक असेंबली की बात कर रहे हो जी? इस दफ़ा 73 लोग असेंबली में क्या इलेक्शन में नहीं होंगे,
बड़े बड़े नाम होंगे, कौमी असेंबली की या मजमूई तौर कौमी पे? सूबाई दोनों में कह रहा हूं। मजमूई तौर पे बात कर रहे 73 लोग नहीं होंगे, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हैं। बड़ी गिनती करके रखी है आपने 73 की। मेरे पास नाम भी हैं, तो उनके जानशीन होंगे मुझे वो या रिप्लेसमेंट होगी फिर कोई? ये सारा कुछ वक्त पे पता चलेगा। बाकी मैंने जिस दिन आप कहेंगे प्रोग्राम में अगले चले नेक्स्ट वीक में जो प्रोग्राम होगा उसमें हम नाम भी दे देंगे। 73 में से आधे नाम देंगे 73 के 73 दे देंगे। और बताएं, फिर अगर इतना बड़ा सफाया हो गया तो होने दें यार। मुझे एक बात बताएं, मैं एक सवाल, मुझे एक बात बताएं, मैं उसी 12 जमातें आपकी उसी इकट्ठी पैराई के इक़्तिदार में अंदर आई, 12 जमातें आपके इक़्तिदार में आई, उन 12 जमातों ने इस मुल्क के लिए किया क्या? वही तो बात कर रहा हूं, हुजूर, कि अगर 73 नाम माइनस हो गए तो उसका इंपैक्ट सियासत के ऊपर किस हद तक मुस्बत? बड़ा बेहतरीन इंपैक्ट पड़ेगा। नए लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, आगे सियासत में कम अज कम उन्हें खलीफा बनते, उन्हें करप्शन के मतलब सोचते, उन्हें अवाम के जज्बात से खेलते में वक्त लगेगा। वक्त फिर आप पूरा ग्राउंड दे रहे हैं। या तो फिर ये कहें कि वो उनके खिलाफ जाते हुए कब कब आएंगे? सर नहीं, देखिए मैं ये क्यों कह दूं, हो सकता है कि जो आए वो बहुत ही बेहतर हो सकता है जो आए वो सिर्फ 5 साल के लिए बेहतर हो और फिर दोबारा एक ऐसा जारू भिड़ जाए, एक ऐसी तलवार चल जाए। देखिए इस मुल्क में एहतसाब का अमल 24 घंटे जारी रहना चाहिए, 24 घंटे बिला तफरीक। कोई भी किसी भी सियासी जमात से हो, कोई किसी का प्यारा नहीं होना चाहिए, इस मुल्क का प्यारा होना चाहिए, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ मुखलस होना चाहिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के माशी मंजरनामे और सियासी मंजरनामे पे हम बात कर चुके हैं ब्रेक से पहले, लेकिन अब इसको थोड़ा सा तूल देते हैं। ये जो सियासी मंजरनामा है जिसमें कुछ बातें चल रही हैं, मुतालिबात रखे जा रहे हैं, वो मुतालिबात जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? दूसरी बात ये कि माशी मंजरनामे में जिस हद तक इस्तेहकाम लाने की बातें हो रही हैं वो अमली जामा उसको किस तरीके से पहनाया जा सकता है? सिफ्स की मीटिंग हो रही है और उन मीटिंग्स को जो ताजुर रहनुमा हैं वो भी हौसला अफजा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की बातें हो रही हैं, तो वो बातें किस हद तक अमल पैरा हो सकती हैं और उसके लिए कितना टाइम फ्रेम दरकार होगा? इसी भी बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, निगरान हुकूमत जो फैसले कर रही है कि निजकारी के ऊपर बातचीत होगी, जिस तरीके से IMF ने बाकायदा तौर पे ये बात की है कि जो शराइत रखी गई थी उन शराइत के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, PIA की निजकारी करनी चाहिए, वापडा के डिस्कोज की निजकारी करनी चाहिए, पाकिस्तान रेलवे की निजकारी करनी चाहिए और जितने भी आपके इदारे हैं जो खसारे के अंदर चल रहे हैं उनकी निजकारी करनी चाहिए। क्या इसके ऊपर अमल दरामद आपको होता दिखाई देता है? और अगर अमल दरामद हो जाए तो फिर इससे बेहतरी के इम्कानात किस हद तक रोशन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं ये वो कारोबारी एंटरप्राइजेज हैं जो जरूरी नहीं है हुकूमत चलाए, इसको प्राइवेट सेक्टर बेहतर चला सकता है। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें जो चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनका तज़किरा था कि वो भी 80% एफिशिएंसी पे चलती हैं जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी होती है। तो निजकारी करके डेफिनेटली इसमें फायदा होगा, हुकूमत अपना टैक्स इकट्ठा करेगी और एज ए रेगुलेटर अपना काम कर सकती है। तो रास्ता यही है कि PIA है, एक कारोबार है जो हवाई जहाज जो एयरलाइंस होती हैं, तो बेहतर होगा कि इसकी प्राइवेटाइजेशन हो। पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होने की ज़रूरत है, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी पावर सेक्टर के अंदर। और दीगर स्टील मिल है और महकमे हैं जहां प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। देखें, क्यों नहीं हो पाई अब तक? बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हुई, बैंकिंग के अंदर हुई, उसमें PMLN ने अपना रोल अदा किया, 90 में किया और आगे भी अब जो बाकी कुछ ये जो 200 कंपनीज हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, हमने भी पॉलिटिकल विल नहीं थी और इस पे सियासत की गई और इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म भी नजर आया कि जब स्टील मिल प्राइवेटाइज होने लगी तो कोई सुओ मोटो ले लिया गया और वो काम रुक गया। तो ये चीजें, जितना रोल हमारा था हमने तैयारी की, हमने कोशिश की कि हम एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज करें, कम मुद्दत थी, तो वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अभी भी जो केयर टेकर हुकूमत है उसको चाहिए है कि वो आगे करें और ये एक तरीका है। देखिए, मेरे ख्याल से 500 अरब का
लॉसेस हैं, 500 से 800 अरब के लॉसेस हैं सालाना ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। तो ये जो है ये मुनाफे में तब्दील हो सकती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और इससे बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो सकता है हुकूमत के लिए। तो डेफिनेटली इस पे काम जो भी हुकूमत वक्त है उसको करना चाहिए। आपने कहा राना साहब के चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को देकर और अच्छे तरीके से चल सकती हैं, तो इस पूरी कौम को भी किसी अच्छे तरीके से चलाने के लिए, कौम को भी फ़ायदा देने के लिए इसे भी किसी के हवाले कर दें ताकि कौम को कुछ तो मिल सके ना। नहीं देखें, जो कारोबार है, अब जिस तरह एयरलाइन चलाना है, हमारे साथ भी तो कारोबार ही हो रहा है राना साहब, माजरत से कारोबार ही हो रहा है ना। कर्ज आप लेते हैं, भुगते हमें, ठीक है, हुकूमत आप करते हैं, रुस्वा आवाम होती है। राना साहब ये भी तो आप अगर सूल की बात करें तो ये भी तो है ना। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो डॉलर की शॉर्टेज है, जो मुख्तलिफ मसाइल में फिर तब्दील होता है, और वो वहां से शुरू होता है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है उसको आज तक हम बराबर नहीं कर सके, उसमें कमी नहीं ला सके। तो ये एक इशू है और सब लोग इस इशू की वजह से एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी अगर सर जोड़ के बैठा जाए, प्लान है। हमने अपने ये जो बजट दिया, आईटी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि आप इसकी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एग्रीकल्चर के अंदर जो आप 10 अरब डॉलर की फूड कमोडिटीज आप इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी लाई जाए। पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट है वो विंड एनर्जी से, सोलर से, डैम्स के जरिए उसको कम किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान के जो ज्यादातर मसाइल हैं वो आज इस वजह से हैं कि इस मुल्क में कंटिन्यूटी के साथ पॉलिसीज नहीं चल सकी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई। तो इसके हम भी शिकार रहे हैं। अब देखें, PMLN के ऊपर हमें इल्जाम दिया जाता है कि जी हम 1985 या 88 से बैठे हुए, जबकि वफाक में हमारी 9.25 से 9.5 साल हुकूमत रही है पिछले 30 सालों में, और जितने पाकिस्तान के अंदर मेजर काम हुए हैं तरक्की के, जो कह लें कि जो सिंबल्स हैं, वो उसमें PMLN का रोल है। तो कहाँ कंटिन्यूटी मिली? अब अपने हमसाए में देख लें, वहां बीजेपी की हुकूमत अब 10 साल मुकम्मल करेगी, उससे पहले कांग्रेस। अच्छा राना साहब मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एशिया कप इस वक्त चल रहा है, उसके अंदर कुछ तजर्बाकार खिलाड़ी भी होंगे, कुछ नए खिलाड़ी भी होंगे। अब जो तजर्बाकार हैं वो उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी माजी के अंदर दिखाई हुई है, हाल के अंदर उनसे हो नहीं रही, और वो कोई नए खिलाड़ी आके परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर माजी को ही बतौर सबूत ही पेश किया जाना है और हाल के ऊपर बात नहीं करनी, 16 माह के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो महंगाई का अजाब मुसल्लत हुआ है उसका बार किसके कंधों पे रखिए? मजमूई तौर पे बात की जाती थी PDM इसका बार कंधों पे रखेगी, लेकिन अब बातें एक दूसरे को की जा रही हैं कि आप इसमें मुलव्वस थे, आपने फायदा उठाया। हम किधर जाएंगे? सिर्फ माजी को याद करेंगे, हाल में जीना कौन सिखाएगा? देखिए, हम तो हाल में जी रहे हैं। हमने तो 16 महीने वो गैर मकबूल फैसले किए जिससे सियासी मफाद भी हमें मिला। हम भी कर सकते थे, बिजली सस्ती करके, पेट्रोल सस्ता करके, IMF के मुआहदे को फाड़ के कोई थोड़ा सा फील गुड फैक्टर दे के चले जाते। हमने नहीं किया। हमने वो उस बोझ को उठाया, अपने कांधों पे रखा। अवाम वो बोझ महसूस कर रही है, क्योंकि दूसरा रुख क्या था कि आप दिवालिया हो जाते और ये तकलीफें 10 गुना बढ़ जाती। तो देखें, हकीकत यही है कि आपका ट्रेड इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से डॉलर शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से रुपया डीवैल्यू होता है, जिसकी वजह से महंगाई होती है। ये सर्कल एक घूम रहा है, हमने इससे बाहर निकलना है। अगर कोई कुछ अरसे के अंदर ज्यादा डॉलर अच्छे तरीके से बोरो कर लेता है तो हमें लगता है जी मुल्क तरक्की कर रहा है, या हमें कोई मराहत आ जाए या हमारा कर्जा डेफर हो जाए तो लगता है जी बड़ी अच्छी तरक्की हो रही है। तो वो जो मसनूई जो 4-5 या 2-3 साल तरक्की के हमें अच्छे मिल जाते हैं, हमें लगता है सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। अब पिछले 20 सालों से 2000 से हम मुसलसल करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं और मुसलसल हम डॉलर बोरो कर रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमें रिफॉर्म्स का एजेंडा नाफिज करना है, जो कि हमने किया, 13-18 में भी किया, इन 16 महीनों में भी किया और आगे भी हम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 2 से 3 साल अगर हम सही पटरी पे चढ़ जाएं तो मैं समझता हूं बेहतरी का हमें रोशनी नजर आना शुरू हो जाएगी। एक आम आदमी को भी रोशनी नजर आना शुरू हो जाएगी कि बिल्कुल इस मुल्क का पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर राना साहब, एहतसाब का अमल हमारे सिपह सलार जनाब आर्मी चीफ साहब ने शुरू किया है और पूरी कौम
दुआ गो भी है कि इस अमल को आखिर तक होना चाहिए और इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। और लोग जमहूरियत को बोल रहे हैं कि ये अगर ये अमल कामयाब हो जाए तो हमें इलेक्शन को छोड़ें, बस करप्ट लोगों को अंदर होना चाहिए। तो क्या आप भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना? देखिए, एहतसाब का नारा पहली दफा नहीं लग रहा, ये मुशर्रफ के टाइम पे भी लगा, लेकिन एहतसाब से सियासत की गई, यानी कि सियासत का आला एहतसाब बना। तो वो ना बने तो इसको वेलकम करते हैं। एहतसाब हर वक्त होना चाहिए। एहतसाब इस मुल्क में बदकिस्मती से नहीं हुआ, क्योंकि एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का ही होता है। तो एहतसाब अल्लाह करे कि इस मुल्क में हर वक्त हो, हर वक्त जो हुकूमत में बैठा है उसका हो, जो ऑपोजिशन में बैठा है उसका हो, और सब जमातों के अंदर जो करप्ट एलिमेंट्स है उसका होना चाहिए। सब जमातों के अलावा अब तो जमातों से हटके इदारों के अंदर जो है मसाइल हैं उसका एहतसाब हो रहा है। ये बिजली चोरी के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसमें तो फिर हर उनसर ही दिखाई देता है, उसमें चाहे सियासतदानों की उन्हें पुष्पनाही हासिल हो या ब्यूरोक्रेसी की हो या किसी भी इदारे की हो। अगर एहतसाब इस तरीके का हुआ तो फिर आप उस पर क्या राय रखते हैं? मैं कहता हूं इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। अगर एहतसाब की बुनियाद पे सियासत ना हो तो एहतसाब से अच्छी चीज तो कोई है ही नहीं। चाहे वो जहां मर्जी हो, नून लीग में हो, जुडिशरी में हो, पुलिस में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पीपल्स पार्टी में हो, पीटीआई में हो, किसी जमात में हो, एहतसाब जो करप्शन है उधर टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी बुनियाद पे आप जो है वो पिक एंड चूज करें, आप टारगेटिंग करें, तो वो मैं समझता हूं वो पाकिस्तान में होता रहा है। और पाकिस्तान की आज जो हालत है, जहां हम पहुंचे हुए हैं, उसके अंदर ये जो सियासी बुनियादों पे एहतसाब होता है वो एक बड़ी वजह है। आपकी हुकूमत में कोई सियासी बुनियादों पे एहतसाब नहीं हुआ? देखिए, हमारी हुकूमत पे तो हमने नैब के काले कानून को तब्दील, हमने उसको ट्रांसपेरेंट किया, और ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। जुडिशरी ने कहा कि इसको मिसयूज किया जाता है। हमने तो चेयरमैन को, नैब के चेयरमैन की वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल नहीं किया, तो हमने वो नैब को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अगर नहीं, लेकिन आपके पास तो वीडियो बहुत ज्यादा है। आपने नैब के चेयरमैन की वीडियो तो नहीं दिखाई, लेकिन बहुत से लोगों की वीडियो तो ऑन एयर भी कर दी है ना। तो उसके अलावा जजेस तक की ऑडियोज लीक्स की है, वो कहां से हुई है ये आपको नहीं पता? वो हमने देखे नहीं, वो हमने तो नहीं की। ये तो मेरे ख्याल से मरियम साहबा ने एक वीडियो तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई, उन्होंने इकरार किया कि हमारा शख्स फला फला गया। ये हम तो नहीं कह रहे, आप वो कहते हैं तो आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दें। नहीं, वो बिल्कुल मंजरे आम पे आई, ऑडियोज भी आई, वीडियोस भी आई, उनकी तहकीक होनी चाहिए। वो बनाई किसने ये भी बताया ना, वो बनाई किसने? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे चलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसे दिखाया गया, तो उसके बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर गई। देखें, ये दो सवाल बनते हैं ना। नंबर एक कि वो आई कहां से, इस पे भी तहकीक होनी चाहिए। नंबर दो, जो वीडियोज में हकायक हैं अगर वो सच है तो उस पे भी तहकीक होनी चाहिए। हम तो दोनों चीजों के ऊपर जाते ही नहीं है, दोनों चीजों को अवॉइड कर जाते हैं, और यही जुडिशरी भी कर रही है। यानी कि कहने का मतलब, अगर कोई चीज पब्लिक नॉलेज में आ गई, इन दोनों सवाल पे तहकीक होनी चाहिए। आपके हमसाए आजकल हमें नजर नहीं आ रहे, ना टीवी पे ना टीवी के बाहर। वो पाकिस्तान में आए, कहाँ पे हैं आपके अच्छे दोस्त जो आपके हल्के के हैं, वो कहाँ पे हैं? उनके मतलब थोड़ा सा बता दें। और दूसरा बता दें कि क्या अक्टूबर में वापसी है? देखें, मियां शहबाज शरीफ तो जल्द वापस आ रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में आएंगे, और वो PMLN के वर्कर्स के रूबरू होंगे, और पाकिस्तान में इलेक्शंस की कैंपेन जो PMLN की तरफ से उसको लीड करेंगे। अक्टूबर इंशाल्लाह ताला अक्टूबर फाइनल है ना? बिल्कुल जी। अब अभी तक यही अक्टूबर का क्योंकि पहले तो मियां साहब ने अपने मुंह से किसी महीने का नहीं बताया था, हम तो आसपास के लोगों से ही सुनते रहे। लेकिन अब इत्तलात ये है कि बरतानिया के अंदर मियां साहब ने अपने मुंह से ये बात की है कि मैं अक्टूबर के वस्त में जा रहा हूं पाकिस्तान। बिल्कुल इसी तरह यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हम बहुत खुश हैं इस न्यूज से कि वो जल्द वापस आ। तो आपके हमसाये का क्या हाल है? आप इलेक्शन आ रहे हैं, वो ला रहे हैं?
मैं तो अवाम के दरमियान हूँ, रोज हल्के में जाता हूँ, गमी खुशी का हिस्सा बनता हूँ मैं। यानी वो अवाम के दरमियान नहीं है, वो हल्के में नहीं है फिर? देखिए, मैं तो कोई अपना काम करता हूँ, मैं आगे पीछे नहीं देखता कि कौन किधर है। वो भी आप जो अभी बात नहीं आप अभी बात नहीं कर रहे, इससे ये लग रहा है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि टिकट पीएमएलएन से जाएगी या पीपी से जाएगी। अगर पीपी की बात हुई होती तो आप बात कर लेते। देखें, हम तो तूफान आए, आंधी आए या बरसात हो, हम तो नून लीग के साथ पिछले 30 साल से खड़े हैं। अब बाकी जो कुछ लोग नहीं, पिछले 1.5 साल से वो भी हमके साथ खड़े हैं। ये नहीं, पिछले 1.5 साल से वो भी हमके साथ ही खड़े हैं। नहीं, ये तो बात ये लगी कि जो पीपी से चले फिर पीटीआई में गए और अब खड़े हैं, तो फिर ये बात तो उस पर राय में भी देखी जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो हर जगह घूम फिर के आए वो फिर अब उनका क्या कहा जा सकता है। राणा साहब अपोजिशन लीडर बना के आपने उनको उस मकाम तक पहुंचाया कि जिसका वो सोच नहीं सकते थे, और फिर आपने नहीं, आप भी ये उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसका वो सोच नहीं सकते। तो वही तो बात कर रहा हूँ कि लारा लगाने के बाद अब दोबारा फिर वो उस मकाम पे आएंगे जिसका सोच नहीं जा सकता था। देखिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ देख ही रहा। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि पिछले दौर के अंदर ये जो आपने अभी गुजारा है उसमें इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन मौजूदा जो निगरान वज़ीर ख़जाना है उनका ये मानना है कि वो पाबंदी लगा के जुल्म किया गया, वो पाबंदी लगा के डॉलर के रेट में भी इजाफा किया गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तनासुब को अगर आपने रोकना था तो वो पाकिस्तान में बदहाली की वजूहात में शामिल होता है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 4 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए थे, और IMF का मुआहदा ताखीर का शिकार था। अगर उस वक्त इंपोर्ट खोल दी जाती तो मैं समझता हूं कि शायद हालात और बड़ी तेजी से बिगड़ जाते। हमने इसको बड़े बारीकी के साथ मैनेज किया। इंपोर्ट कंप्रेशन को हमने कोशिश की कि अब कुछ सेक्टर्स बिल्कुल बंद भी ना हो और चलते भी रहें, और कम से कम ले-ऑफ्स हों। मुश्किल वक्त था मुल्क के ऊपर। आज पीछे मुड़ के उस पर तनकीद करना बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी, इसको बेहतर ऑप्शन समझा गया। राणा साहब आपसे पूछेंगे, लेकिन फिर अगर यही बेहतरीन ऑप्शन थी तो IMF के अंदर भी तो बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी इस ऑप्शन को रद्द करके इंपोर्ट खोलने का क्यों कहा? देखें, जो आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होती हैं, जो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स आपकी मुख्तलिफ ममालिक से होती हैं, उसके अंदर इंपोर्ट कंप्रेशन कोई भी उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन हमने अपने मुल्क के जो सिनारियो है उसको देखना होता है। हम अगर मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर हमने कदम लगाया, उसकी इंपोर्ट्स को बैन किया, मुश्किल किया। यहाँ उस वक्त अगर गाड़ियां डॉलर सारा इंजनों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर आ रहा था, अगर हमने उसको रोक लिया, एक लग्जरी आइटम है, अगर किसी ने नई गाड़ी नहीं खरीदी इस साल में तो कोई उससे आफत नहीं आ जाएगी। हमने ये तरजीह दी कि मुल्क दिवालियेपन से बचे, और मुल्क के अंदर वो सेक्टर्स जो लाजिम थे, जरूरी थे, नेसेसिटीज के ऊपर मबनी थे, उनको हमने चलाई रखा। तो ये हमारी एक ऑप्शन थी, एक हमारी पॉलिसी थी। हम समझते हैं हमने मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। तो आज जो भी निगरान वजीर हैं उनके पास अपनी ऑप्शंस हैं, अगर उनको कोई बेहतर ऑप्शन नजर आती है वो अपनाए, लेकिन हम इस ऑप्शन के साथ खड़े भी हैं, और हमने एक मुश्किल वक्त को अवॉइड किया, डिफॉल्ट को अवॉइड किया। राणा साहब, आपकी जमात जो है वो इलेक्शन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। आपकी जमात जो है वो कब से इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगी? बड़े मियाँ साहब की आमद के बाद, उनकी आमद से पहले, या फिर कोई वक्त तय हो चुका है? देखें, मरियम नवाज बीबी तो जो है वो तो अपनी पार्टी तंजीमों पे पहले ही हर रोज काम कर, हर रोज मीटिंग्स होती हैं, हर रोज। अभी सिंध हमारा वक्त क्या हुआ था, हम अपने हलकों के अंदर जो है वो कैंपेन हलकों में निकल रहे हैं। बिल्कुल जो एक नेशन वाइड के ऊपर पाकिस्तान लेवल पे जो कैंपेन लॉन्च करनी है, हम पुर उम्मीद हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उसकी शुरुआत करेंगे अपनी वापसी के साथ, और उस दिन हमारी कैंपेन जो है वो एक भरपूर तरीके से शुरू हो जाए।
अच्छा राना साहब ये बताइए, पीएम जब सिंध के दौरे पे जाते थे तो जानिब से बारहा सीएम सिंध के बारे में जेंटलमैन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन आज तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध के अंदर बरसर इक़्तिदार रही, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या काम किया तो वो कौन से काम है जो पिछले 1.5 साल में दिखाई आपको दे रहे थे और अब वो बरसर इक़्तिदार नहीं रहे तो अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची में क्राइम है और बाकी शहरों में भी है, लेकिन कराची एक मशहूर हो गया है कि वहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो उसके ऊपर तलाल साहब ने पिन पॉइंट किया और सिंध की ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो बेहतरीन जज है वो तो अवाम होगी इलेक्शंस के अंदर, लेकिन जब जहाँ तक कोalition हुकूमत की बात है तो वहाँ मिलके फैसले किए गए और इकट्ठे काम किया। तो अब डेफिनेटली जब हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो हर पार्टी अपनी बात करेगी और मेरे ख्याल से जो कोई उनकी तरफ से कोई बात हुई होगी तो उसके जवाब में शायद तलाल साहब ने ये बात की हो, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम का उन्होंने पिन पॉइंट किया वो तो हकीकत है। कराची का एक बहुत बड़ा मेजर मसला है स्ट्रीट क्राइम। तो आप एक आखिरी सवाल, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर मान जाती, अगर मुकरती ना तो इंतखाबात हो चुके होते, इससे एग्री करते हैं, सेकंड करते हैं इसको? देखें, ये तो अब माजी की बातें हैं, बहुत सारे मोड़ों पे बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ। राना साहब आपसे पहले जितनी बातें हुई हैं वो कौन सी हाल की हैं? आपसे शुरू से लेकर अब तक जितनी बातें हो रही है माजी की हो रही हैं, कौन सी हाल की बात हो रही है? वो तो हमने जब हमने एक आईनी तरीके से हुकूमत ली थी तो हमारा ख्याल था हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो उस वक्त भी फैसला तब्दील कर लिया गया क्योंकि मईशत की जो हालात थे वो उसमें देखा गया कि अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो शायद बड़ी जल्दी बिगड़ जाए। अब तब बहुत मौकों पे ये तो इसमें तो परवेज खटक ने इतराफ किया है कि 2 दफा इलेक्शन पीटीआई को मिल रहा था पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान ने नहीं होने दिया, फैसले तब्दील कर लिए। उस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ था, आपने नहीं होने दिया, आप भी फिर उसी ट्रेंड के ऊपर चलें और आप भी मईशत को बेहतर करने के चक्कर में चलें। अब अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो फिर आपका गिला तो नहीं ना बनता फिर उस पर? देखें, बात ये कि मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि डेट अनाउंस करें इलेक्शन की। क्यों पहले पाकिस्तान की माशियत को राना साहब दुरुस्त होने दें। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, बिल्कुल पाकिस्तान को पहले बेहतर होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 दिन छोड़े इलेक्शन को, पाकिस्तान से आगे तो कोई नहीं है ना। क्या पाकिस्तान से आगे कोई चीज है? जरदारी साहब भी कह चुके हैं पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, और पहली दफा पाकिस्तान के अंदर किसी ने एहतसाब का नारा वो लगाया जिसमें बिला तफरीक काम शुरू हो गया है। तो होने दे जरा यार, इलेक्शन आ जाएंगे, क्या हो गया? अभी कुछ देर और इख्तिदार से बाहर रह लें, हालांकि इख्तिदार आपके पास ही है। तो मैंने कहा एहतसाब को तो अगर ये बिला तफरीक है इसको तो मैं वेलकम करता हूँ और अल्लाह करे ये सारा वक्त चलता रहे ताकि ये सब। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये जो कंफ्यूजन की जो सूरत हाल है उसको दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जनवरी की डेट दे दें, फरवरी की डेट दे दें, लेकिन डेट दे दें ताकि ये जो गू मगू का जी सूरत हाल है, कंफ्यूजन है, वो खत्म हो जाए। बड़े मियाँ साहब की अब फाइनल तारीख इंशाल्लाह अक्टूबर में है, तो वो दे दें जी, वो जनवरी की। राना साहब आपसे अक्टूबर में भी पूछ लेंगे, और फिर आप, चूंकि आपसे मैंने कई दफा पूछा है, फिर आप अक्टूबर में कहेंगे कोई मसला हो गया, अल्लाह ना करे कोई मसला हो, तो अक्टूबर के बाद नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर पता नहीं कौन सा है। आप भी हर एक अक्टूबर बताते हैं, सन आप भी नहीं बताते। ये आपके अंदर बड़ी क्वालिटी है। एक चीज आपने सीखी है अपने हमसाये से कि सन नहीं बताना, बाकी और कुछ नहीं सीखा आपने इससे। अक्टूबर 2023 इंशाल्लाह, अक्टूबर 2023 में बड़े मियां साहब वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।